नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जा रही है और हमें सिलेबस बहुत सारा कवर करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी अपने वीडियोज़ की बढ़ाने की, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्द से जल्द लेकर के आ सकूँ। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करियर मेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर हमारा। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनर के बारे में। हमने देखा था कि डिटर्मिनर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। फिर हमने देखा कि ग्रुप ए के अंदर कौन से डिटर्मिनर होते हैं, ग्रुप बी के अंदर कौन से डिटर्मिनर होते हैं। अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो लेक्चर ज़रूर देखिए, ताकि आपको अगला लेक्चर समझ में आ सके कि हाँ आगे क्या रूल कंटिन्यू हुए हैं, क्यों कंटिन्यू हुए हैं और किसके लिए कंटिन्यू हुए हैं। तो उस दिन हमने देखा था कि थोड़ा सा बता देता हूँ, ए एन के बारे में हमने देखा था कि ए एन आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, द आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये सब हमने छोटे छोटे से रूल्स रेगुलेशंस इसके डिस्कस किए थे। तो अब हम इसी सीरीज़ के अंदर अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मेरा जो बचता है इसके अंदर, उसके अंदर जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ए एन जो मेरे आर्टिकल हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। और ए एन आर्टिकल का यूज़ मैं जो करता हूँ वो किसके लिए किया जाता है, ए और एन का यूज़ किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करने के लिए, यानी कि वर्गीकरण। अगर मैं एक हिंदी में इसको बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि किसके लिए, वर्गीकरण के लिए। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्लासिफिकेशन के जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज़ ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ही इज़ ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, ही इज़ ए सेंसिटिव पर्सन। He is a sensitive person. He is a doctor by profession. He is a sensitive person. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने किसके लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के ही के बारे में बात हो रही है, ही के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वो क्या है, एक डॉक्टर है प्रोफेशन से। प्रोफेशन क्या है उसका, वो एक डॉक्टर है, राइट। ऐसे ही जहाँ पर ही के बारे में बात हो रही है, ही क्या है, एक सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसिटिव क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, इस एडजेक्टिव एडजेक्टिव किसका है, एडजेक्टिव क्या करता है मेरा, एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, पर्सन की। और पर्सन को डिफाइन करने के लिए मुझे किसका, आर्टिकल का उपयोग किया, डिटर्मिनर का, और वो है ए, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ कि ए एन जो मेरे हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है जिससे मैं डिटर्मिनर को यूज़ करूँगा। तो देखिए, हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और प्लूरल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उस दिन हमने यही डिस्कस किया था, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन्स के पहले ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने सेंटेंस लिखा, गिव मी सम वाटर। गिव मी सम वाटर। इसके अंदर क्या हुआ, अनकाउंटेबल है। वाटर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन है और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब आप इसको वाटर को सिंगुलर नहीं बोल सकते, आपको वाटर की एक क्वांटिटी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 ml, 2 ml, 10 ml, 50 ml, कितना ml, राइट। सो ये क्या है, मेरा अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ मैं ए एन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, वो वर्जित है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई लाइक एग्स। मैंने ये लिखा,
तो एग्स क्या है यहाँ पर, अंडे, एग्स, पीछे एस लग गया तो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल अगर मेरा नाउन है तो मैं उसके साथ ए एन का यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरा फर्स्ट रूल है। उसके बाद मैंने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मैं ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसा मैं इन सेंटेंसेस के अंदर देख रहा हूँ। ए एन तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन क्या मैं दा का यूज़ कर सकता हूँ? दा भी तो मेरा एक आर्टिकल है, ए एन मेरे इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा कैसा है, मेरा डेफिनेट आर्टिकल है। तो मैंने देखा कि क्या मैं दा का यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि दा का यूज़ कर सकता हूँ मैं किस टाइप से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टी आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, द टी आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, द वाटर ऑफ द रिवर गंगा इज होली। अब मैंने आपको दो सेंटेंस लिखे यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर अगेन वाटर आया है, और वाटर कैसा है आपका, अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके साथ द का यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी कि दा के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता या काउंटेबल के साथ ही आएगा, या अनकाउंटेबल के साथ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है सेंसिटिविटी के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा ट्रांसलेशन पे फोकस रखिएगा। यहाँ पर किस पानी की बात हो रही है, गंगा नदी के पानी की बात हो रही है, तो डेफिनेट हूँ मैं, मुझे पता है किस पानी के बारे में बात करनी है, तो मैंने सेंटेंस लगाया है द। यहाँ पर मुझे पता है कि मैं कौन सी चाय पी रहा हूँ, द टी आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट, मुझे पता है मैं कौन सी चाय पी रहा हूँ, इसीलिए मैं लगाऊंगा डेफिनेट द। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से समझिए कि ए एन होते हैं इनडेफिनेट, जहाँ पर आपको पर्टिकुलरली नहीं पता, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको, और द आपका यूज़ होगा जहाँ आपको पता है डेफिनेटली कि हाँ यही है, यही है, वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, द का, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं हम एक रूल जो बहुत मतलब मोस्ट कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी का नाम हो, उसके नाम के पहले कभी भी ए एन का यूज़ नहीं होगा, कभी भी ए एन का यूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव गोट अ फीवर, आई हैव गोट अ फीवर, और मोस्ट कॉमन है, बुखार सभी को होता है, आई सीजन हो जाता है, तो आई हैव गोट अ फीवर, आप उसको ऐसा बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए का यूज़ नहीं किया जाएगा। आप डायरेक्टली बोलोगे कि आई हैव गोट फीवर, ठीक है, मुझे बुखार है, उसको आप ए एन लगा करके डिफाइन करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो अपवाद हैं, दो फ्लॉज हैं, दो जगह ऐसा है कि गड़बड़ है, वहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। जैसे कि वो कौन से सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं सिर्फ, एक है कोल्ड, एक है हेडेक। कोल्ड आपको सभी को पता है, नाक बहने लग जाना, ये सर्दी लगना जिसको हम बोलते हैं, और हेडेक मेरा सर दर्द। तो इन दो सेंटेंस के अंदर सिर्फ ये है। जैसे हेडेक के साथ अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई हैव गोट ए हेडेक। अगर मैं यहाँ पर ए को रिमूव कर देता हूँ तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इन दो के साथ हमेशा ही ए आएगा, ए का यूज़ होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। आगे वो बोलता है कि ए एन का तो हम यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ अगर हम करते हैं तो कुछ मेरे पास सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि वो एक्सक्लामेटरी नेचर के हैं, एक्सक्लामेटरी नेचर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन, तो ये सेंटेंस मेरा कैसा है, इस सेंटेंस का मेरा जो नेचर है वो है एक्सक्लामेटरी नेचर।
अगर कोई भी सेंटेंस मेरा एक्सक्लामेटरी नेचर का है, अगर मेरा कोई भी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी नेचर का होगा तो उसके साथ व्हाट से अगर वो शुरू हो रहा है और एक्सक्लामेटरी नेचर का मेरा क्या है, सेंटेंस है, तो उसके अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये कैसा है, पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिना जा सकता है पेन को, और सिंगल क्वांटिटी है, ए का यूज़ हम करेंगे, ए या एन का, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन अगेन वही रूल आ जाता है जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल है तब मैं ए एन का यूज़ कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल है तो मैं ए एन का यूज़ नहीं करूँगा। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हाट ए फूलिश मैन, मैंने क्या लिखा है, व्हाट ए फूलिश मैन, या मैं लिख देता हूँ व्हाट ए लक। बहुत यूज़ करते हैं इस वर्ड को, तो क्या किस्मत है। सो मैं देखता हूँ कि किस्मत जो है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब आप किसी की किस्मत को गिन सकते हो क्या, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। सो दिस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर व्हाट अ फुलिश मैन, मैन मतलब MEN अगर आ गया तो ये एक प्लूरल है, MAN अगर आ जाता है तो ये सिंगुलर है। इसका मतलब एक आदमी, ये पूरी बरादरी की बात करने लग जाता है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ए का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 केस बताए, इसके अंदर क्या है, आपका प्लूरल यूज़ हुआ है तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर मेरे फ्रेशियल वर्ड्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, फ्रेसेस मतलब जो लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं, तो उनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते, उनको एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे कि ये मेरे सेंटेंस होते हैं, बाय एयर, बाय कार, बाय बस, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर मैं किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हुए हैं तो आपको फ्रेशियल वर्ड्स याद रहने बहुत ज़रूरी हैं। आप उसको एज इट इज़ यूज़ करोगे, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिए देख लेते हैं आगे। इन फ्रेशियल वर्ड्स के अंदर 2-3 वर्ड और होते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं और जिनके ऊपर एरर स्पॉट भी पूछ लिए जाते हैं। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, एक इसके अंदर वर्ड होता है सॉर्ट ऑफ। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलेगी, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज़, ऐसे पूछेगा वो आपको, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज़। अब आप देखोगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ए लगा है, सही है, और पढ़ने में भी सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर फ्रेशियल वर्ड यूज़ हुआ है काइंड ऑफ, तो इसके बाद यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करना है हमने, ए का यूज़ हमें नहीं करना है, ए का यूज़ हमें नहीं करना है। ऑफ के केस में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इसको। पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि ऑफ के साथ जब हमने इसको यूज़ किया था तो कैसे यूज़ किया था। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने बताया था कि ऑफ के बाद ग्रुप ए का डिटरमिनर आता है और उसके पहले मेरा ग्रुप बी का डिटरमिनर था। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, फ्रेंड्स का हम उदाहरण ले रहे थे, सेवरल ऑफ माय फ्रेंड्स, तो सेवरल जो था मेरा वो कैसा था, ग्रुप बी का था, ग्रुप बी का डिटरमिनर था। उसके बाद ऑफ आया था और माई जो था मेरा वो पॉजेसिव डिटरमिनर था, ग्रुप ए का डिटरमिनर था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा फ्रेसेस आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेशियल वर्ड्स के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिए
तो चलिए, हमने देखा कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो फ्रेशल वर्ड्स होते हैं। इनके साथ मैं किसी भी प्रकार का ए एन का यूज़ नहीं करूँगा, ऐसी होशियारी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है जी। लेकिन एक वर्ड होते हैं कुछ जो आप लोगों को पता होगा, दिस, दैट, दोज, दीज। ये जो वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो मेरे वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ मैं इनके साथ कर सकता हूँ। अब जैसे कि दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल। यहाँ पर देखिए, नाउन जो मेरा है दिस, उसके कारण मेरा आया है इज। ये हम पढ़ेंगे जब हम नाउन करेंगे, वर्ब करेंगे, तब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो ट्रांसलेशन आप इसकी करके देखिए, ये बोल रहा है दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल। इस प्रकार के आम उपलब्ध हैं, मतलब इस तरह के, एक पर्टिकुलर वैरायटी की बात कर दी। अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ, एक ये मैंने लिखा दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ दीज काइंड ऑफ मैंगोज आर नॉट अवेलेबल। अब मैंने सेंटेंस लिख दिया दीज काइंड ऑफ मैंगोज आर नॉट अवेलेबल। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी काइंड ऑफ वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर भी मेरा क्या यूज हुआ है, काइंड ऑफ। और इनके साथ में दिस या दीज या दैट या दोज, इनका इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। राइट? ये बात समझ आई? इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रेशल वर्ड्स के साथ आपको कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, दिस, दैट, दीज, दोज का उपयोग हो सकता है नाउन के अकॉर्डिंग। जैसी सेंटेंस की अवेलेबिलिटी है, सूटेबिलिटी है, उस हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये साथ में आते हैं तो एरर नहीं होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आता है, यहाँ तक कि दा का भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो भी एरर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि ये तो थे मेरे फ्रेशल वर्ड्स। अब कुछ होते हैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? कुछ होते हैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बी ए एन का यूज़ नहीं होगा, इनके पहले ए एन नहीं आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, कैरेक्टर इज lost, everything is lost। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो है आपका कैरेक्टर। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं इसके आगे ए लिख दूँ, ए कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, या एन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो आप देखिए कि सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम बोलते हैं कि अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ तो कभी भी ए एन का यूज़ होगा ही नहीं। अब कैरेक्टर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, ये तो अनकाउंटेबल क्वांटिटी हुई। तो ऐसे ही कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इनको बोलते हैं। तो रूल बनाने के लिए ये बोल दिया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, ए honest character is the first need of a employee। मैंने लिखा है ए ऑनेस्ट कैरेक्टर इज द फर्स्ट नीड ऑफ अ एम्प्लॉय।
अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए ये आपका आया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपका आ गया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले हमने यूज़ कर लिया है डिटरमिनर मेरा, यानी कि आर्टिकल मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये सेंटेंस ऐसे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आप इसको देखो, ए ऑनेस्ट कैरेक्टर इज़ द फर्स्ट नीड ऑफ अ एम्प्लॉय। एक ईमानदार व्यक्तित्व ही एक एम्प्लॉय की सबसे पहली ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस मेरा बना है। अब मैंने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर खुद इस्तेमाल हुआ है डायरेक्टली, तब तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़ हमें नहीं करना है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया, जैसे कैरेक्टर के पहले ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है। ये विशेषता बता रहा है किसकी, उसके कैरेक्टर की। तो अगर ये उसकी विशेषता बता रहा है तो उसकी विशेषता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। पिछले रूल्स अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिए हैं, पिछले लेक्चर को अगर आपने एक बार देख लिया है और आपके नहीं समझ आया है तो आप एक बार उसको दोबारा देखिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के अंदर नए हैं तो आपको इसको मल्टीपल टाइम वॉच करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 बार 3 बार के बाद उसको रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने के बाद जैसे ही आपके दिमाग में एकदम आइडिया बैठ जाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, सेंटेंस की नेचर ऐसी होती है, ऐसे सेंटेंस बनता है। मैं आपको ये फोर्स नहीं करता कि आप रूल रेगुलेशन को याद कीजिए। रूल रेगुलेशन तो मैं उन बच्चों के लिए लिखवा रहा हूँ जो क्रैमिंग मास्टर हैं, जिनको आदत है बचपन से याद करने की। मैं बोलता हूँ आप इसको समझिए, अगर समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, याद किया हुआ हो तो बस पेपर तक ही याद रहेगा मुश्किल से। ठीक है, तो चीज़ों को रटिए मत, समझिए। जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं मैंने आपको बताया। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर कैसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर कैसा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मैंने देखा जी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मैं ए एन का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर उसके पहले एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो मैं उसके पहले ए एन का इस्तेमाल मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे बताना होता है उसकी नेचर के बारे में। ये क्या करते हैं, ए एन क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का क्या शो करते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं। ग्रुप ए के जो थे वो कैसे थे, पहचान बताने वाले थे। ए एन दा क्या करते हैं, ये पहचान बताते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसके आगे एडजेक्टिव लग गया तो मुझे इसकी पहचान बतानी पड़ेगी, और पहचान बताने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, ए और एन का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, आपने नोट किया होगा। अपने नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, जितने बेहतरीन आप नोट्स बनाएंगे। आपके नोट्स क्या होते हैं, नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप जब रिवाइज करने जाओ तो आपको 40-50 पेज का एक आर्टिकल करने के बजाय आपने उसी आर्टिकल के 1 पेज के या 2 पेज के नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, आप उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रीड कर पाते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रूल बताता हूँ जहाँ अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं। वो रूल क्या है कि अगर मेरे पास किसी भी महाद्वीप, महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, अगर किसी भी महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का, किसी भी देश का, कंट्री का, किसी भी स्टेट का यानी राज्य का, मैंने बोला किसी भी महाद्वीप का यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का यानी कि किसी भी राज्य का, किसी भी झील का, झील का नहीं, पहले आप हाँ बोल सकते हो लेक, किसी भी झील का, किसी भी पहाड़ का, माउंटेन का, किसी भी पहाड़ का यानी माउंटेन का, इस तरह के अगर आपके पास आते हैं, या आपके पास किसी मशहूर फेमस शहर का नाम आ जाता है, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपके पास आते हैं, तो आपको उन सेंटेंसेस के पहले द का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर हमें भी यही रूल सिखाया जाता है कि हम वहाँ पर फटाक से द का यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इंडिया, और एक सेंटेंस मैंने लिखा है द इंडिया, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक रूल बताया था कि जो चीज़ें इकलौती होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं,
जो चीज़ें इकलौती होती हैं उनके बारे में मैंने नियम आपको बताया था कि हम क्या कर लेते हैं, द का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे द सन, द मून, ऐसे एक रूल बताया था, द अर्थ, द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था पिछला। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि अगर कोई जो मेरे पास एकमात्र चीज़ें हैं उनके साथ मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, इस तरह से। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर के क्या हुआ है कि ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया है। मैं अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इकलौता ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन इंडिया का संविधान, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो और आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पर पढ़ने में मिलेगा, इंडिया का जो नाम है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो अगर किसी भी नाम के आगे, किसी भी देश के नाम के आगे या किसी भी राज्य के नाम के आगे यूनियन नाम का शब्द लग गया तो उसके आगे फिर द का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ अमेरिका, द अमेरिका, अगर मैं लिखता हूँ द अमेरिका तो वो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का जो असली नाम है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर द का यूज़ होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर क्या यूनाइटेड या यूनियन जैसे शब्द अगर पहले आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके नाम के पहले द का यूज़ करेंगे। तो आप ये रूल के अंदर लिख सकते हो कि यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो द का यूज़ होगा, तो द यूज़ करेंगे। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो किसी भी कॉन्टिनेंट के, किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, किसी भी लेक के, किसी भी माउंटेन के नाम के आगे या शहर के नाम के आगे, इस तरह की आपकी जो थिंग्स होती हैं उनके नाम के आगे आप द का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलने लगूँ, कॉन्टिनेंट का नाम ले लेता हूँ मैं, एशिया की बात करते हैं हम, जहाँ पर हम रहते हैं। अगर मैं लिखूँ द एशिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसको लिखा जाएगा अलोन, एशिया, ऐसे लिखते हैं हम। तो फिर वो क्या होता है जो हमें बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि द का यूज़ करना है, जहाँ पर भी पहाड़ आ जाते हैं द का यूज़ करिए, द का यूज़ करिए। जैसे कि सर ये बोला जाता है कि, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आपने नोट तो कर ही लिया होगा। यहाँ पर एक देश है भाई, नीदरलैंड, एक देश है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है हेग। हेग, हेग बड़ा फेमस शहर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग के अंदर है वो। इसके नाम के आगे द का यूज़ होगा हमेशा। अगर ये कहीं भी लिखा होगा तो इसके नाम के आगे द का यूज़ होगा। ये नोट कर लेना, रट लेना अगर रटना है, क्योंकि इसका नाम जो है उसके नाम के साथ हमेशा से ही द का यूज़ होता आया है और द का यूज़ होगा, ऐसा मतलब महापुरुष कह गए हैं धर्म ग्रंथों के अंदर। चलिए अब बात आते हैं मुद्दे पर कि सर जो हमें ऐसे सिखाया जाता है कि जो भी है, मतलब जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, हिमालयाज़ लिखना है हमको तो हम लिखेंगे उसको द हिमालयाज़, हम उसको क्या लिखते हैं, द हिमालयाज़। या फिर जैसे कि पर्वतमालाओं के नाम हम ऐसे लिखते हैं द आल्प्स या द एंडीज़। तो आप एक बात नोटिस करिए भाई, हिमालय जो है ना, हिमालय एक सिंगल पहाड़ नहीं है। हिमालय क्या है, एक सिंगल पहाड़ नहीं है। हिमालय जो है वो पर्वतमालाओं की श्रृंखला है। ये क्या है, पर्वतमालाओं की क्या है, श्रृंखला है। तो पर्वतमालाओं की श्रृंखला जो होगी उसके नाम के साथ हम द का यूज़ करेंगे।
जैसे कि हिमालयाज़ क्या है, पर्वतमालाओं की श्रृंखला है, 4 अलग अलग पहाड़ियों से मिल करके बना है। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये सब आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये इन सब श्रृंखलाओं से मिल करके हिमालय बना है। हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़, सिंगल माउंटेन का नाम नहीं है। ऐसे ही आप देखते हो जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। ऐसे ही एंडीज क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। तो अगर आपको किसी पर्वत श्रृंखला को डिफाइन करना है तब आप नाम के आगे दा का यूज़ करोगे। अगर वो पर्वत श्रृंखला नहीं है तो आप दा का यूज़ नहीं करोगे। इतनी बात क्लियर? उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। बाकी जब आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके अंदर जब ये चीज़ें आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं हम कि दा का यूज़ हमने देखा कि कहाँ कहाँ नहीं होगा। फिर हमने देखा कि माउंटेन्स की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं कि और दा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा। जैसे कि मेरा किसी भी समंदर का नाम है सी, या मेरा कोई आइलैंड है आइलैंड। जैसे कि आइलैंड से मतलब मेरा हुआ, आइलैंड मतलब द्वीप। जैसे कि अंडमान निकोबार का अगर मुझे लिखना है, हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो हम बोलेंगे द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप है, सो द लक्षद्वीप। ऐसे तो समंदर के नाम के साथ किसी भी आइलैंड के नाम, आइलैंड का जो ग्रुप होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आइलैंड सिंगल नहीं होते हैं, यहाँ ग्रुप होता है। जैसे लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। अंडमान निकोबार छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, उनका ग्रुप है। तो जो समंदर होगा मेरा, उसके साथ आइलैंड के ग्रुप के साथ, या मेरी कोई नदी है उसके नाम के साथ, या फिर मेरा कोई रेगिस्तान है उसके नाम के साथ, डेजर्ट जिसको मैं बोलता हूँ, किसी नदी के नाम के साथ, किसी रेगिस्तान के नाम के साथ, या कोई फेमस होटल है उसके साथ, या कोई फेमस सिनेमा हॉल है उसके साथ। ठीक है, उनके नाम के साथ क्या यूज़ होगा, उनके नाम के साथ दा का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जैसे दिखाया ये दा का यूज़ हुआ, ये दा का यूज़ हुआ। ऐसे ही हम लिखते हैं, सेंटेंसेस को हम लिख लेते हैं, द गंगाज। ठीक है, यहाँ पर दा का यूज़ आपका हो रहा है। तो आप लोग नोटिस करोगे कि दा का यूज़ मेरा कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। आइलैंड के ग्रुप के हमने देख लिए। समंदर का अगर आप देखते हो, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी को खाली बे ऑफ बंगाल नहीं बोलते, द बे ऑफ बंगाल नाम से बोला जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नदी के नाम के साथ हमने देख लिया। डेजर्ट, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर रेगिस्तान की बात करें तो थार मरुस्थल है, तो हम बोलते हैं द थार। ऐसे होटल के नाम के साथ, जैसे कि कोई फेमस होटल है, ताज होटल है, तो हम बोलते हैं द ताज होटल। सिनेमा हॉल है कोई, उसके नाम के साथ ऐसे दा का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अब एक मज़ेदार बात जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है और इस पर एरर भी पूछ लिया जाता है कई बार, कि जो मेरा न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो होगा, जैसे कि मेरा न्यूज़पेपर का नाम मैं लिख देता हूँ 2-4। हिंदू होता है, ट्रिब्यून होता है, नवभारत टाइम्स होता है, इंडियन एक्सप्रेस होता है। तो जितने भी मेरे न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम के पहले हमेशा ही दा का यूज़ होगा। न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा ही दा का यूज़ होगा। आपने इनको बिना दा के कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। अगर ये बिना दा के यूज़ किए जाते हैं तो मतलब वहाँ पर मेरा एरर होगा। बात समझ आई इतनी? इनके नाम के साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसी मैगज़ीन की, अगर मैं मैगज़ीन की बात कर लेता हूँ, जैसे मेरी एक फेमस मैगज़ीन है इंडिया टुडे, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, फ्रंट लाइन, ये कुछ फेमस मैगज़ीन्स हैं, योजना, ये फेमस मैगज़ीन हैं। अगर मैगज़ीन के जो नाम के आगे अगर मैं दा लगा देता हूँ तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर दा लगा देता हूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा दा का इस्तेमाल होगा, और जो मेरी मैगज़ीन होंगी उनके नाम के साथ कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं होगा। और इस पर बहुत से क्वेश्चन, कई बार बड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। ये बड़ा बेसिक सा रूल है, बेसिक सा। बस आपको क्या करना है, इतनी सी बात याद रखनी है कि न्यूज़पेपर के नाम के साथ दा लगेगा, और मैगज़ीन अगर है तो दा नहीं लगेगा। बस छोटी सी बात, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम कि जैसे मेरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, मेरे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करता हूँ तो उससे क्या होगा, उसके साथ मेरा दा का यूज़ कभी नहीं होगा। अगर मैं किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ, बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, द थंब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट The thumb is the most important part of human body. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है, The thumb is the most important part of human body. The thumb is the most important part of human body. अगर आप ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं तब भी आपको पता चलता है कि अंगूठा बॉडी के अंदर क्या होता है, हर किसी को पता है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि अंगूठा क्या होता है, तो मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर दा का यूज़ मैं नहीं करूँगा, दा का यूज़ मेरा यहाँ पर नहीं होगा, ये दा मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ही गोट ए ब्लो ऑन द हेड। अब मैंने सेंटेंस लिखा है ही गोट ए ब्लो ऑन द हेड। अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर मैं देखता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब है ही गोट ए ब्लो ऑन द हेड, मतलब उसे चोट लगी है। कहाँ पर लगी है? सिर पर। उसे कहाँ पर लगी है? सिर पर। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ पर लगी है, ठीक है भाई। सर पे लगी है, कमर पे लगी है, पेट पे लगी है, छाती पे लगी है, मुझे बताना पड़ेगा कि किस जगह उसे चोट लगी है। सो ही गोट ए ब्लो ऑन द हेड। तो यहाँ पर द का जो यूज़ हुआ है वो एकदम से करेक्ट है। तो मैंने आपको पहले भी ये रूल बताया था कि अगर व्यापक अर्थों में किसी सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, व्यापक अर्थों के अंदर, जैसे बेड का हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कहाँ पड़ेगा? बेड पे ही पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो कहाँ जाएगा? जेल के अंदर ही जाएगा। अगर कोई बंदा पूजा करने जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? मंदिर के अंदर ही जाएगा। तो अगर शब्दों का व्यापक अर्थों में इस्तेमाल किया जाए तो हमें उनको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, थंब के बारे में मुझे पता था, यहाँ पर उसका उपयोग व्यापक अर्थों में हुआ था, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ रहा है कि चोट कहाँ पर लगी है, ठीक है। अब जो बच्चे इसको रूल के अकॉर्डिंग मतलब लर्न करना चाहते हैं तो वो ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर बॉडी पार्ट है तो दा का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ बोला है। लेकिन अगर बॉडी पार्ट के पहले, ये जैसे मेरा बॉडी पार्ट था, इसके पहले मेरी कोई प्रेपोजिशन का यूज़ हो गया है, जैसे यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है ऑन का, या ऑफ भी हो सकता है था, या बाय भी हो सकता था, तो वहाँ पर मुझे आर्टिकल का इस्तेमाल यानी दा का इस्तेमाल करेंगे। दा का इस्तेमाल मेरा हो सकता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। अगर दा आ जाता है तो वो गलत नहीं है, आप उसके अंदर एरर नहीं निकाल सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया अभी। ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं किसी नंबर की बात करता हूँ, संख्या की बात करता हूँ, या किसी डिस्टेंस की, किसी दूरी की बात करता हूँ, या किसी स्पीड की बात करता हूँ, तो उस एक्सप्रेशन में भी जो बाय लगा होगा, मेरा बाय लगा होगा, जैसे यहाँ ऑन है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑफ भी हो सकता है, बाय भी आ सकता है,
तो अगर यहाँ पर बाय लगा होगा तो मेरा क्या होगा, द का यूज़ हमेशा ही होगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, दे सेल मैंगोज बाय द डोजन। दे सेल मैंगोज बाय द डोजन। अब मैंने आपको जो रूल बताया है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर प्रेपोजिशन लगी है और उसके बाद यहाँ पर जैसे अभी क्या यूज़ हुआ है, डोजन। डोजन क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी संख्या आपके पास बताता है या दूरी बताता है या रफ्तार बता रहा है, स्पीड बता रहा है, तो वहाँ पर द का यूज़ हम करेंगे। ये सेंटेंस जो है एक पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस है, जब हम वॉइस करेंगे तब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये बोल रहा है दे सेल मैंगोज बाय द डोजन। दे सेल मैंगोज बाय द डोजन, वो किस हिसाब से बेच रहे हैं आम को, केजी में नहीं दर्जनों में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा द का यूज़ मैंडेटरी है, द का यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी मतलब फिनोमिना पर एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यू कैन पे यूर इंस्टॉलमेंट बाय मंथ। अब आप देखिए कि सेंटेंस मेरा करेक्ट है या रॉन्ग है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि उसका सेंटेंस का मतलब ये है कि यू कैन पे यूर इंस्टॉलमेंट बाय मंथ। आप अपनी किस्तें पे कर सकते हैं बाय मंथ। बाय क्या, मंथ क्या, बाय मंथ आपको यहाँ पर अजीब लगेगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस हो बाय द मंथ तो ठीक है, बाय द मंथ मतलब महीने के हिसाब से मैं दे दूंगा। बाय मंथ क्या, क्या बाय मंथ। तो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग भी और अकॉर्डिंग टू रूल भी मेरा यहाँ पर द मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जो बच्चे इनको इस हिसाब से याद रखना चाहें कि जो संख्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं या दूरी बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो महीने के हिसाब से बता रहा है, तो वो भी एक टाइम लिमिट हुई। टाइम लिमिट हुई तो क्या हुआ, दूरी ही हुई एक किस्म से। अगर वो दूरी के हिसाब से बता रहा है या स्पीड के हिसाब से आ रहा है, तो वहाँ पर मेरा क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपने नोट कर ली होगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो मुझे वो बोलता है, नेक्स्ट उसने मुझे कहा कि हमने देखा द का यूज़ हम कहाँ पर कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि द का यूज़ हमको कहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं द के और आपको इस्तेमाल बताता हूँ कि जैसे मेरे पास, मैं आपको बोलता हूँ मनोरंजन का अगर कोई साधन है, जैसे आई ऑलवेज, मैं आपको बोल रहा हूँ आई ऑलवेज वॉच द सिनेमा इन माई लेजर टाइम। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, इस सेंटेंस के अंदर वो बोल रहा है आई ऑलवेज वॉच द सिनेमा इन माई लेजर टाइम, यानी कि मैं अपने फुर्सत के समय में क्या देखता हूँ, सिनेमा देखता हूँ। ठीक है, सिनेमा वो कहाँ देखता है, सिनेमा हॉल में देखता है या टीवी पे देखता है, वो तो वही बता सकता है। लेकिन वो बोलना चाह रहा है कि मैं हमेशा जब भी मैं फ्री होता हूँ, अपने फुर्सत के पलों में मैं क्या करता हूँ, सिनेमा देखता हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, द सिनेमा इज द सिनेमा इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ सोशल एजुकेशन। अब देखिए सेंटेंस को समझिए। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी सेंटेंस अपने व्यापक रूप के अंदर आता है, व्यापक रूप के अंदर आता है, तो आपको उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिनेमा किस तरह से यूज़ हुआ है। यहाँ पर सिनेमा की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर सिनेमा की नहीं, सभी सिनेमाज की बात हो रही है कि सिनेमा इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ सोशल एजुकेशन। सिनेमा जो है वो सोशल एजुकेशन का, सामाजिक शिक्षा का सबसे तगड़ा मीडियम है, सबसे तगड़ा माध्यम है। तो अगर किसी भी चीज़ की किसी माध्यम के लिए बात हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ इकलौती है। आपको पता है, तो अगर कोई चीज़ इकलौती है, आपको पता है, तो आप यहाँ पर द का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये अपने व्यापक अर्थों में यूज़ हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अपने अगर व्यापक अर्थों के अंदर यूज़ होती है तो उसको आपको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर सिनेमा के पहले द नहीं लगेगा, और ये जो मेरा केस है यहाँ पर सिनेमा के पहले द लगेगा। अब आप दोनों केसेस को एक बार दोबारा दोनों सेंटेंसेस को पढ़ सकते हो कि अगर मेरा साधन मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो पहले दा लगेगा, लेकिन अगर वो मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल ना हो करके वो एक संचार का माध्यम बन जाता है। संचार का माध्यम से मेरा मतलब यहाँ पर हुआ कि वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पहले मुझे दा को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दा क्यों नहीं लगा और वहाँ पर दा क्यों लगा है। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई, मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अपने व्यापक अर्थों में यूनिवर्सल मैसेज के लिए, यानी कि संचार के माध्यम की तरह इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मुझे पता है, जैसे अपराधी है तो वो जेल में ही जाएगा, कोई बच्चा है वो पढ़ने के लिए स्कूल में ही जाएगा, कोई टीचर है वो पढ़ाने के लिए स्कूल में ही जाएगा या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब सिनेमा जो है, अगर सिनेमा से कोई मैसेज दिया जा रहा है, यानी कि सिनेमा से अगर एजुकेशन दी जा रही है, तो वो एक संचार का माध्यम हो गया, तो उसके पहले मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है जो मेरी, वो क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर सेंटेंस के अंदर सिनेमा की जगह टीवी होता, लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पर होता टीवी, तो क्या मेरा दा सही था? तो क्या मेरा दा सही था? तो यहाँ पर अगर टीवी शब्द का उपयोग हो गया तो दा का उपयोग नहीं होगा। आप कभी भी दा नहीं पढ़ोगे टीवी के साथ, आप हमेशा ही इसको सिंगुलर देखते हो कि ये सिंगल वर्ड आता है और आप इसको ऐसे ही यूज़ करते हो, आई ऑलवेज वॉच टीवी इन माई लेजर टाइम। तो ये बात याद रखना कि इस केस के अंदर टीवी जो है वो एक अपवाद है। अपवाद क्यों है? जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाओगे तो आप समझते जाओगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे वो बोलता है कि हमने दा का देखा कि दा को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल तो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ, लेकिन उन्हीं रूल्स को आगे थोड़ा थोड़ा चेंज करके बता रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप ट्रांसलेशन सीख लेते हो, ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर पाते हो और साथ ही साथ आपको छोटे से बेसिक फंडामेंटल्स पता है, तो आपको सभी रूल्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है उसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ से चाहे आप 1000 क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, सिलेबस हमेशा वही रहता है, सवाल वहीं से बनते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पेपर टफ था या पेपर ईजी था, तो वो डिसाइड कैसे करते हैं? वो डिसाइड करता है नेचर एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक तो क्वेश्चन अगर आया है, जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज से ही क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन इतना टफ हो जाता है कि आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है वो उसको भी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पीछे का लॉजिक है क्या। और जो बच्चा रट्टा मारता है वो नहीं समझ पाता। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में भी बोलता हूँ कि अगर आपको कमांड अपनी अच्छी करनी है तो आप ट्रांसलेशन को समझिए, इसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए, रूल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। राइट।
चलिए आगे देखिए, आगे वो बोलता है कि जो मेरे, जैसे मैंने देखा कि ये सब थे, इनको सिनेमा के साथ यूज़ नहीं करना है या कहाँ पे करना है, टीवी के साथ यूज़ नहीं करना है, ये सब मैंने देखा। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मेरे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं बोलता हूँ ही प्लेज द गिटार वेरी एफिशिएंटली। आप कंसीडर करिए, अगर मैं यहाँ से द को हटा देता हूँ तो आपके पास सेंटेंस बचता है ही प्लेज गिटार वेरी एफिशिएंटली। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस ग्रामेटिकली वैसे भी करेक्ट नहीं दिखेगा। जो भी जितने भी मेरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं सिंगुलर में यूज़ कर रहा हूँ तो उसके पहले द का इस्तेमाल मैं करूँगा ही करूँगा। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सिंगुलर में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मुझे कैसे पता चला? ही प्लेज गिटार वेरी एफिशिएंटली। अब गिटार क्या है? गिटार को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक गिटार, दो गिटार, 10 गिटार, 20 गिटार। एक बंदा है, एक ही गिटार बजाएगा ना एक समय में, तो मेरा सेंटेंस कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये इस चीज़ को बजा रहा है। ठीक है, अगेन वही कंसेप्ट, वही चीज़ें आएंगी। आप देखोगे कि हर एक सेंटेंस के अंदर वही तो बात रिपीट हो रही है, लेकिन हर एक सेंटेंस है अपनी नेचर में अलग। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर सिंगुलर यूज़ हुआ है तो दा का यूज़ होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें चाहे कोई भी हो सकता है, आपका वायलिन हो सकता है, गिटार हो सकता है, सितार हो सकता है, पियानो हो सकता है, यहाँ पर आपका कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो आप बोल सकते हो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सिंगुलर में अगर यूज़ किया गया है तो उसके पहले द का यूज़ होगा। अगर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर है तो यहाँ पर द मैंडेटरी है। ठीक है, ये बात समझ आई? चलिए अभी देखते हैं एक सेंटेंस। द नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नंबर को, आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैंने NO करके लिख दिया। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास। अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नंबर जो है वर्ड मेरा, वो क्या कर रहा है? नंबर जो वर्ड है वो क्या बताता है? अमाउंट बताता है। ये क्या शो कर रहा है? मेरा अमाउंट शो कर रहा है। तो अगर कोई मेरा अमाउंट शो कर रहा है, किसकी अमाउंट शो कर रहा है? स्टूडेंट्स की, बच्चों की गिनती बता रहा है कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास। सो द अमाउंट ऑफ जो भी मेरा आएगा, ये द अमाउंट ऑफ, उसके बाद नाउन के पहले, ये मेरा नाउन है, इसके पहले ये द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। आप चाहे ग्रामेटिकली भी इसको चेक कर लीजिए, आप इसको अगर पढ़ोगे तो ये ऐसा बनेगा, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग इन माई क्लास। अगर आपने इस नाउन का परिचय यहाँ पर दे दिया है तो फिर आपको यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप ए का डिटर्मिनर ऑफ के बाद अगर आया है तो यहाँ पर ग्रुप बी का डिटर्मिनर आप लगाइए। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यही रूल है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कोई नंबर बता रहा है मतलब संख्या बता रहा है, अगर द और साथ में मेरा अमाउंट बता रहा है प्लस ऑफ आया है तो उसके बाद नाउन के पहले द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो ऐसे ही कुछ और मेरे सेंटेंसेस हो सकते हैं, और सेंटेंसेस को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपके आर्टिकल लगभग ख़त्म ही हैं। जैसे सेंटेंस है मेरा, ही वेंट टू चर्च। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही वेंट टू चर्च, ही वेंट टू द चर्च।
अगला सेंटेंस मैंने लिखा है ही वेंट टू द चर्च। ठीक है, एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, सेंटेंस इसको लिख लेते हैं ऐसे, आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। मैंने लिखा है सेंटेंस, आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस मैं लिख लेता हूँ, आई वेंट टू द मार्केट टू बाई ए पेन। अब देखिए मैंने आपके पास क्या लिखा है, 4 सेंटेंस लिखे हैं अलग अलग, 4 सेंटेंस लिखे हैं मैंने अलग अलग। तो यहाँ पर मैंने बताया ही वेंट टू चर्च, ही वेंट टू चर्च। अगले वाले के अंदर मैंने बताया ही वेंट टू द चर्च। सेंटेंस मेरे क्या हैं, क्या कोई सेंटेंस मेरा गलत है? नहीं, कोई भी सेंटेंस मेरा गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, यूनिवर्सिटी हुई मेरी, चर्च हुई, जेल हुई, तो ये सब क्या हैं? अगर इन सब को किसी उद्देश्य के रूप में बताया गया है, उद्देश्य के रूप में बताया गया है, तो उनके पहले द नहीं लगेगा। ये मेरा जो फर्स्ट केस है, ये मेरा ऐसा ही केस है, ये मेरा ऐसा ही केस है। सेकंड जो मेरा केस है उसके अंदर क्या है, जैसे कि इसके अंदर पूछ लिया, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि वो चर्च जाता है, रोज़ चर्च जाता है, मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चर्च जाता है, वो मंदिर जाता है, इतने सालों से जा रहा है, जाता है, तो यहाँ पर चर्च का जो उपयोग हुआ है वो व्यापक अर्थों के अंदर हुआ है। मतलब वो चर्च जा रहा है तो वो पूजा करने के लिए ही जा रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका मतलब ये हुआ कि आपने पूछ लिया कि वो कहाँ गया है, तो उसने बताया, या आपने मुझसे पूछ लिया कि वो फलाना बंदा कहाँ गया है, और मैंने आपको बताया कि वो चर्च गया है। ठीक है, अब चर्च किस लिए गया? हो सकता है पादरी से कोई काम हो सकता है कोई चंदे की रसूद कटवाने गया हो या देने गया हो। ठीक है ना? तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर चर्च का जो यूज़ हुआ है वो व्यापक अर्थों में नहीं हुआ है, इसलिए द मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात समझ आई? अब जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। अब मार्केट के अंदर गया है अगर वो बंदा, तो खरीदारी करने गया होगा, खरीदारी करने गया होगा, लेकिन उसने क्या किया है? उसने खरीदारी नहीं की, वो तो अपने दोस्त से मिल के आया है। तो ये द मेरा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द मार्केट टू बाई ए पेन। अब मार्केट में अगर जा रहा है और पेन खरीद रहा है तो ये द लगाने की क्या ज़रूरत है? ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सेंटेंस मेरा डायरेक्ट बनेगा, आई वेंट टू मार्केट टू बाई ए पेन। ठीक है, ये बात समझ आई? तो मैंने आपको जो सेंटेंसेस बताए थे हर एक का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। इस रूल पर मैंने बहुत फोकस किया है कि अगर किसी चीज़ का व्यापक अर्थों में उपयोग हुआ है तो द का यूज़ हम नहीं करेंगे, और अगर व्यापक अर्थों में उसका उपयोग नहीं हुआ है तो हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया, इससे पहले भी मैं कम से कम 10 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ अपने दोनों लेक्चर्स के अंदर। तो ठीक है, ये हुए मेरे रूल्स रेगुलेशंस ख़त्म इसके। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स, और मैं आपको हर एक प्रॉब्लम जो भी मैं यहाँ लेकर के आया हूँ वो या तो बैंक के पेपर से उठाई गई है पिछले पेपरों से, या एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से उठाई गई है। तो देखिए किस तरह की प्रॉब्लम आती है और कैसे आपको उनको सॉल्व करना होता है, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। जैसे कि मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव द लिटरेचर, द आर्ट, द म्यूज़िक। अब उसने आपको क्या किया है, ये सेंटेंस लिख के दिया है, और ये जो मेरा पोर्शन है इसको उसने
ये इसको उसने ऐसे अंडरलाइन करके दिया हुआ है या बोल्ड करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एरर बताना है। एरर क्या बताना है, आपको इसको करेक्ट भी करना है। और ये क्वेश्चन मेरा बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे बताना है इसको करेक्ट करके। तो करेक्ट अगर मैं इसको करता हूं तो आपको कैसे लिखना होगा। करेक्ट अगर मैं इसको करता हूं तो इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा, मैंने आपको अभी बताया है, वो सेंटेंस में बोल रहा है आई लव लिटरेचर आर्ट, द लिटरेचर द आर्ट एंड द म्यूजिक। सॉरी, एंड नहीं डाला उसने, द म्यूजिक। तो आप देखिए, पहली बात तो ये कि सेंटेंस के अंदर लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक की बात वो कर रहा है, तो ये अपने व्यापक अर्थों में यूज़ हुए हैं। यानी कि मैंने आपको अभी सेंटेंस बता के हटा हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे कि अगर कोई भी चीज़ अपने व्यापक अर्थों में यूज़ हो रही है तो उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो मैं करेक्शन में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई लव लिटरेचर कोमा आर्ट एंड म्यूजिक। ये मेरा इसका करेक्टेड फॉर्म होगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा रहने देते हैं इसको। अगला सेंटेंस बोलता है वो गुड लीडर्स आर ऑलवेज, गुड लीडर्स आर ऑलवेज attentive towards his subordinates needs। उसने बोला है गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स। ये बैंक क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये बैंक क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर उसने अंडरलाइन करके दिया है इस पोर्शन को। आपको क्या करना है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, उसने आपको 5 ऑप्शंस दे दिए और उसने बोला है कि आपको इसको इम्प्रूव करना है। अब आप इसको इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव कैसे करोगे आप, इम्प्रूव कैसे करोगे, देखिए उसने सेंटेंस के अंदर क्या बोला है, गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स। अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट की। और हिज अगर वर्ड मेरा आया है तो मतलब ये वाला पोर्शन तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अगर मुझे एरर सिर्फ इसी के अंदर फाइंड आउट करना है तो ये मेरा कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। अगर ये मेरा सिंगुलर वर्ड है तो क्या मेरा ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये भी मेरा सिंगुलर रहेगा। अगर ये मेरा सिंगुलर रहेगा तो मुझे सिंगुलर बनाने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, ए गुड लीडर इज ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स। बात समझ आई। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट्स में ये ऐसे अपोस्ट्रोफ करके ऐसा आता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है का या की या के। ये तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ए मेरे को लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही रहेगा ना। तो मुझे यहाँ पर प्लूरल नहीं ले सकता। गुड लीडर्स यानी कि अच्छे नेता, ये सारे अच्छे नेता इसमें काउंट हो गए थे, लेकिन नहीं, मुझे एक अच्छा नेता लेना है। एक अच्छा नेता वो अपने सबऑर्डिनेट की देख रहा है। ठीक है, अगर ये गुड लीडर्स के अकॉर्डिंग मुझे करेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, देयर लगा देता, मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया था। ये इतना बड़ा मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रॉब्लम बोलता है एन अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एसएससी के अंदर पूछा गया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर।
और यहाँ पर अंडरलाइन जिस वर्ड को उसने किया है वो किया है एन अर्ली बर्ड को। उसने किसको अंडरलाइन किया है? एन अर्ली बर्ड को। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको रूल बताया कि ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ तो वो क्या है? वो डिफाइंड है, द वॉर्म। तो मेरे को पक्षी को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, पक्षी भी मेरे पास डिफाइंड ही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ठीक है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ठीक, क्योंकि यहाँ द वर्म, यहाँ पर द बर्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस बोलता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। उसने बोला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये भी एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो किसकी बात हो रही है? सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना सीखिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग की बात हो रही है। इनडेफिनेट है मेरा थिंग, और जॉय क्या है मेरा? वो भी इनडेफिनेट ही है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर मेरा जो सेंटेंस करेक्शन होगी वो क्या होगी? ए थिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगा? ए जॉय। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। बात समझ आई? वैसे ये फ्रेशल वर्ड भी है एक। ठीक है, अगर आप इतने फ्रेशल वर्ड ना भी लर्न कर पाओ तब भी आप ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भी आप उस सेंटेंस को करेक्ट करने का हिम्मत रखते हो। यहाँ पर आपने देखा किसकी बात हो रही है? थिंग की। थिंग कैसा है आपका? अनकाउंटेबल। थिंग कैसा है आपका? अनकाउंटेबल। ये एक नाउन है आपका। आप अगर देखोगे तो आपने क्या देखा कि ये क्या है आपका? एक नाउन है। ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना करेक्शन कर रहे हो। वैसे मैंने ये वर्ड, जो रूल हमने किए थे, रूल के अकॉर्डिंग ये बात थी कि अनकाउंटेबल के साथ हम ए एन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो ब्यूटी की बात हो रही है। ऑफ आया है, थिंग की बात हो रही है एडजेक्टिव की, उसके पहले ये आया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आप सेंटेंस के अंदर हमेशा डॉट्स को पकड़ करके चलिए। एरर आपको इतने में फाइंड आउट करना है, यानी कि अगला और पिछला हिस्सा मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अगर वो सही लिखा है तो उसके हिसाब से ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये मेरा सेंटेंस के अंदर करेक्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है महात्मा गांधी इज called as the father of the nation। उसने कहा है महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। ये एनडीए के अंदर आया हुआ सवाल है। यहाँ पर उसने अंडरलाइन जो किया है वो एज द फादर ऑफ द नेशन को अंडरलाइन किया है। हमें इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस का मतलब बनता है महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। कॉल्ड एज का मतलब क्या बनता है? कॉल्ड एज क्यों आएगा? कॉल्ड एज को आने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई चीज़ इकलौती है, एकमात्र है जो यूज़ की जाती है, तो जैसे फादर ऑफ द नेशन कितने बंदों को बोला जाता है? एक बंदे को ही बोला जाता है, तो नाम के पहले द आएगा। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, ये एज मेरा नहीं आएगा। तो यानी कि मेरा जो एग्जैक्ट करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द
नेशन। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक टाइप देखते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक टाइप ये ऐसे आते हैं, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस, वी में अचीव सक्सेस। ये भी एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक कराऊंगा वो सभी एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऑप्शन उसने आपको दिए हैं ए एन द या नन ऑफ द अबव, ए एन द या नन ऑफ दीज। अब आप बताइए कि मैं यहाँ पर किसको यूज़ करूँगा, आप बताइए मैं यहाँ पर यूज़ किसको करूँगा। अब यूनाइटेड शब्द देख करके द का इस्तेमाल नहीं कर देना है। वो आया था कि यूनाइटेड या यूनियन या रिपब्लिक, अगर ये किसी राज्य के नाम के या किसी देश के नाम के आगे लगे हैं तब ही द का यूज़ होगा। यहाँ पर मेरा सेंटेंस करेक्ट बनेगा, बाय ए यूनाइटेड स्ट्रगल। आपके पास डिफाइंड नहीं है कि कितना है, किसके लिए है, तो आप इसको लिखोगे बाय ए यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। इकट्ठे स्ट्रगल करके, संघर्ष करके हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, मुकाम को पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप्स साउंडली at sleeps soundly at night with dash consciousness जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेन मेरे ऑप्शन वही हैं, ए एन द और नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप्स साउंडली एट नाइट। वो दिन में कड़ी मेहनत करता है और रात को आराम से सोता है विद कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ए, विद ए कॉन्शियस। अब आपको नहीं पता है कि ये कितनी है, इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, ए या एन। अब यहाँ पर मेरा क्या है, स्वर की ध्वनि नहीं है, तो मैं ए का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। अब यहाँ पर अगेन मेरे जो ऑप्शन हैं उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। एक ऑप्शन है मेरा द, एक ऑप्शन है मेरा ए एन द तो है ही, यहाँ पर चेंज है, ये कर दिया उसने यूअर, ये कर दिया उसने यूअर। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, आपको लड़के का पता है कि किसकी ईमानदारी की आप तारीफ़ कर रहे हो, तो यानी कि आपको ईमानदारी का भी पता है, आप श्योर हो, डेफिनेट हो, तो आप बोलोगे कि आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। आपको सब चीज़ डेफिनेट है, पता है, इसीलिए आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल आंख बंद करके कर दोगे। ठीक है, इसका आंसर है द। नेक्स्ट, मेडिटेशन इज डैश वे टू काम यूअर नर्व्स। नर्व्स मतलब तंत्रिकाएं। तो ऑप्शन मेरे पास देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन मेरे पास अब गिवन है, ए बेस्ट
वन ऑफ द बेस्ट या एन बेस्ट। अब आप बताइए कि मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अब मेरे पास सेंटेंस आया है मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। तो मेरे को चीज़ का डिफाइन नहीं है, तो मुझे क्या पता है कि मैं इनडेफिनेट ही आर्टिकल का यूज़ करूँगा। ऑप्शंस मैं देख लेता हूँ कि एक के अंदर द है, दो के अंदर एक के अंदर ए, एक के अंदर एन, और एक है वन ऑफ द बेस्ट। अब वन ऑफ द बेस्ट तो मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ जब मुझे बहुत सारे के अंदर से चॉइस करनी हो। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेडिटेशन इज़ वे क्या है, मेरा सिंगल है। अगर यहाँ पर वेज होता तब तो मेरा ये ऑप्शन होता बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि मुझे कई सारों में से चुनाव करना था। तो ये मेरा ऑप्शन पहले ही नेगलेक्ट हो चुका है, ये मेरा नहीं होगा। ये मेरा दूसरे नंबर पर नेगलेक्ट हो गया क्योंकि मैं डिफाइन नहीं हूँ, डेफिनेट नहीं हूँ। और तीसरे नंबर वाला मेरा इसलिए नेगलेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वर की ध्वनि नहीं आती है। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ये। तो मैं यहाँ पर क्या फिल कर दूंगा, मेडिटेशन इज़ ए बेस्ट वे टू काम यूर नर्व्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एलिमिनेशन टेक्निक से अगर क्वेश्चन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आंसर को डायरेक्टली पुट मत करिए, आंसर्स को टर्मिनेट करना सीखिए, नेगलेक्ट करना सीखिए कि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर होगा कौन सा। ठीक है, जो बच गया वही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी ना हो, अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब है फिर आपके पास ये बोनस मार्क्स हैं, फिर आपको क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है। अब देखिए आगे, इनको रब कर देते हैं इसको भी। अब आगे मैं आपको कराता हूँ स्पॉटिंग एरर, जहाँ पर बिल्कुल आपको एरर का स्पॉट करना होता है। देखिए हमने पहले देखा कि सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखना था, दूसरे नंबर पर हमने देखा कि फिल इन द ब्लैंक आते हैं जिनको हम क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, वो आपके पास आ जाएंगे। अब तीसरा प्रकार जो एरर स्पॉटिंग के अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सिंपली जो मोस्ट कॉमन हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये सभी मैं जो अभी लिखवाने जा रहा हूँ वो सब बैंक पीओ के या बैंक क्लर्क के हैं, तो आप लोग देखते जाइए। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड who is a singer and a scientist। अब यहाँ पर वो क्या कर देता है, वो इसको चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। मोहन who is a singer and a scientist, यहाँ पर दे देता है नो एरर, हर एक के अंदर यहाँ पर नो एरर का दे देगा। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट। आपको सिंपली एरर बताना है कि एरर मेरा किस पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो चलिए हमने रूल भी देख लिए थे, सब कुछ देख लिया था। अब आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि किसके अंदर मेरा एरर है। सेंटेंस को एक बार पढ़िए। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे अनुरोध करने पर, जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया किससे, अपने फ्रेंड से। हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट, हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। तो यानी कि आपको पता है कि वो फ्रेंड क्या है, एक गायक भी है और एक साइंटिस्ट भी है। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर मेरा कोई एरर नहीं है, तो आंसर था आपका नो एरर, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोटोग्राफ will give the reader far better
द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर photograph will give the reader far better notion of the structure, far better notion of the structure than any verbal description अब देखिए अगेन पार्ट को 5 हिस्सों में काट दिया गया है। द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। अगेन यहाँ पर नो एरर। तो ये आपका था फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है वो बोल रहा है कि द फोटोग्राफ, किसी फोटो के यानी कि किसी तस्वीर के बारे में बात चल रही है, फोटो के बारे में बात चल रही है, और वो बोलना चाह रहा है कि द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। जो फोटो है वो रीडर को कहीं ज़्यादा बेहतर आइडिया दे रही है स्ट्रक्चर के बारे में बजाय उसके वर्बल डिस्क्रिप्शन के। यानी कि वर्बल डिस्क्रिप्शन उतना इफेक्टिव नहीं है जितनी इफेक्टिव फ़ोटो हो रही है, किसी स्ट्रक्चर की वहाँ पर बात हो रही है। तो हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर एक बार दोबारा से, द फोटोग्राफ विल गिव, फोटोग्राफ हमें दे रही है या देगी, द रीडर फार बेटर, द रीडर फार बेटर। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ लगी। मुझे लगा कि अगर मुझे यहाँ पर ए का यूज़ करना चाहिए, द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर ए फार बेटर। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको रूल्स वगैरह कराए थे इसके, तब भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, ये कैसा है, ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट, इतना नहीं पता कि कितना बेटर देगी, लेकिन देगी, कितना बेटर देगी ये नहीं पता। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है तो ए एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो द रीडर ए फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो सेंटेंस के अंदर मेरा एरर है, बी पार्ट के अंदर क्या यूज़ करना था, ए का यूज़ करना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थर्ड सेंटेंस है मेरा, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर। वो बोल रहा है आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन old house when the wind blows, all the windows rattle, all the windows rattle, all the windows rattle। उसने इसको नो एरर। ठीक है, अब आप इसके अंदर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्या आया है। देखिए सेंटेंस बिल्कुल साफ साफ है, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, ऑफ एन ओल्ड हाउस, ऑफ एन ओल्ड हाउस। यहाँ मेरे को थोड़ी सी शंका हो गई, भाई तू जिस जगह पे रहता है टॉप फ्लोर पे, तो क्या तुझे घर नहीं पता कंफर्म कि कौन सा है। तो मेरे हिसाब से क्या एन की जगह दा नहीं आना चाहिए, क्यों, तुझे डिफाइन नहीं है क्या कि तू किस जगह रहता है। तो आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ द ओल्ड हाउस व्हेन द वाइंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, सॉरी गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, द का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ पर भी मेरा आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर है ना, तो यहाँ पे पहले आएगा आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस। भाई उसे पता है टॉप फ्लोर पे रहता है, किस जगह रहता है, ए नहीं आ सकता, ये ए हमने मिस कर दिया,
सॉरी मैंने, आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया हो। तो आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द वाइंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। तो आप लोग देखिए, ऐसे छोटी छोटी सी मिस्टेक आएंगी, ध्यान आपका नहीं जाएगा, आप सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ के निकल जाओगे, आपको लगेगा कि सेंटेंस मेरा एकदम करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। उसके अंदर ऐसे ही छोटे छोटे से एरर होंगे, आपको ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स दे करके डराया जाएगा और आप कंफ्यूज रहोगे, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करने लगोगे। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो उसने बोला है आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, मैं एक टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। जहाँ पर तुम रहते हो उसके बारे में तुम्हें पता भी होगा कि तुम रहते कहाँ हो। चलिए ठीक है, वो बोल रहा है ऑफ एन ओल्ड हाउस, कोई एक पुराना घर है। यहाँ पर उसने डेफिनेट सेंटेंस का यूज़ नहीं किया, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आगे उसने बोला है कि व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा बहती है, यानी कि कंफर्म है कि हवा जब बहती है। ऑल द विंडोज रैटल, जितनी भी खिड़कियां हैं ये भी कंफर्म है कि खिड़कियां रैटल यानी कि कांपने लगती हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या था मेरा, एक ही जगह द का यूज करना था जो उसने नहीं किया था। अब आगे देखते हैं और एरर स्पॉटिंग। नेक्स्ट है इट टुक मी ऑलमोस्ट ए हार, ऑलमोस्ट ए हार, it took me almost a hour to fill the application form. It took me almost a hour to fill the application form. यहाँ पर आपको एरर बताना है, इस सेंटेंस के अंदर आपको एरर बताना है। देखिए एरर जो है वो आपको देखते ही वैसे पता चल रहा है। यहाँ पर हार आया है, हार जब आप इसको बोलते हो तो ये ऐसे बोला जाता है हार। तो ये स्वर की अगर ध्वनि आई है तो क्या एन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? स्वर की अगर ध्वनि आएगी तो एन का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एशियन कल्चर, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर बोल रहा है एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर, सूनर और लेटर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म, बिकम इंटरनेशनल, यहीं पे लिख देता हूँ नॉर्म, इंटरनेशनल नॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब देखिए उसने अगेन इसको क्या किया, 5 हिस्सों में काट दिया। एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर, ये एक उसमें रख लिया, और फिर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म वो एक में रख लिया फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये ऐसे 5 पार्ट्स के अंदर उसने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि किस जगह पर आपका एरर आया है और किस जगह पर एरर आपको लगता है कि आ रहा है और कहाँ पर नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंदर बोलना ये चाह रहा है एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर, एशियन जो कल्चर है वो सूनर और लेटर अभी या बाद में बिकम इंटरनेशनल नॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरनेशनल नॉर्म मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक मानक बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि वो बात किसकी कर रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म की बात कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्म की अगर बात कर रहा है तो उसने नॉर्म की पहचान तो बताई ही नहीं। नॉर्म की पहचान बताने के लिए उसको क्या यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकम ए इंटरनेशनल नॉर्म या बिकम एन इंटरनेशनल नॉर्म, राइट? इतनी बात समझ आई।
अब उसको क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पर आप देखिए कि उसको क्या करना पड़ रहा है, नॉर्म को डिफाइन करना पड़ रहा है। अगर उसको नॉर्म को डिफाइन करना है तो ए या एन में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटरनेशनल जो है वो किसका, स्वर की ध्वनि दे रहा है, तो यहाँ पर मैं एन का इस्तेमाल कर दूंगा तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको छोटी छोटी सी बातें ढूंढनी पड़ती हैं। एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म, बिकम एन इंटरनेशनल नॉर्म या बिकम ए इंटरनेशनल नॉर्म, ये सेंटेंस मेरा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको बता ही दिया, ताकि आप नॉर्म की पहचान को बता सको कि नॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसी कड़ी में 2-4 सेंटेंस और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कहता है रमेश हैज़ बीन both an intelligent and hard-working chap since his childhood। वो क्या बोल रहा है कि रमेश हैज़ बीन, यहाँ पर आ जाएगा बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चाप सिंस हिज चाइल्डहुड। अब आपको इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि वो बोल क्या रहा है। रमेश हैज़ बीन, रमेश हैज़ बीन का मतलब अभी टेंसेस मैंने आपको कराए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बात चल रही है। तो रमेश हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चाप सिंस हिज चाइल्डहुड। तो रमेश अपने बचपन से ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट चाप है। तो आप यहाँ पर देखिए कि वो किन दो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है। बोथ मतलब दो के लिए, एक इंटेलिजेंट के लिए, एक हार्ड वर्किंग के लिए। अगर इंटेलिजेंट के पहले उसने एन का यूज़ किया है, तो हार्ड वर्किंग के पहले क्या ए नहीं लगाना पड़ेगा? यहाँ पर उसको ए का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने जो अपना पहला सेंटेंस किया था वहाँ पर हमने क्या किया था, बताया था कि क्या है लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, ऐसे बताया था हमने। तो ऐसे यहाँ पर बोथ एन इंटेलिजेंट एंड एन यहाँ आई आया है इसलिए लगा है, मतलब ई की साउंड आई है इसलिए लगा है, और यहाँ पर ए इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर किसकी है की ध्वनि आ रही है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ है। सो सेंटेंस मेरा होगा रमेश हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड ए हार्ड वर्किंग चाप सिंस हिज चाइल्डहुड। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस मैं लिखता हूँ। सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द रोड टू फेमस monument passes through forest, ये एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू फॉरेस्ट। अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या बोलता है, उसने बोला है द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू फॉरेस्ट। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या किया है, रोड को डिफाइन कर दिया, रोड की पहचान बता दी द से। फेमस किसका बता रहा है, फेमस क्या है, एडजेक्टिव किसका, मोन्यूमेंट का। मोन्यूमेंट मतलब कोई भी मेरा मोन्यूमेंट हो सकता है, लाल किला हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, हवा महल हो सकता है, शीश महल हो सकता है। इसकी आइडेंटिटी बताने के लिए यहाँ पर किसी भी डिटर्मिनर का उपयोग नहीं किया गया है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट। द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू फॉरेस्ट। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वो बोलता है
व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। सेंटेंस के अंदर बोलता है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। यहाँ पे नो एरर, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर क्या बनेगा। आपको देखोगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके साथ ए एन का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू, तो यहाँ पर ये ए का यूज़ नहीं होगा। तो क्या आएगा सेंटेंस मेरा, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब के सब भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ये सभी मैं जो भी मैंने पहले कराए थे वो बैंक पीओ के अंदर थे, और जो अभी लिख रहा हूँ वो सब एसएससी के अंदर आए हुए हैं। कोई एसएससी स्टेनो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कोई एसएससी सिलेक्शन फेस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग बाय द एयर is much faster than traveling by train. Much faster than traveling by train. ऐसे करके आपको सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया है उसने, ट्रैवलिंग बाय द एयर के बाद ये दिया हुआ है इज़ मच फास्टर, के बाद दिया हुआ है देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन दिया हुआ है, और इधर नो एरर का दिया हुआ है। अब देखिए कि क्या आएगा इसके अंदर। देखिए सेंटेंस के अंदर बोल रहा है ट्रैवलिंग बाय द एयर इज़ मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अगर आप सेंटेंस का नेचर देखो, यहाँ पर बाय ट्रेन यूज़ हुआ है तो यहाँ पर भी बाय एयर यूज़ होना चाहिए, ये द का यूज़ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि फ्रेशियल वर्ड्स जो होते हैं जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, इस टाइप के क्वेश्चन, और आप देखोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आप देखोगे कि बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक रूल जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, उन रूल्स से भी आपके सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको लिखता हूँ द फेमस डॉक्टर चंद्रा, द फेमस डॉक्टर चंद्रा is only dentist in our village, is only dentist in our village। अब देखिए यहाँ पर उसने दे दिया द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, और यहाँ पर है नो एरर। ठीक है जी। सो एसएससी यूडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है अगेन। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। आप सेंटेंस को पढ़िए, डॉक्टर चंद्रा मशहूर है, उसकी आइडेंटिटी भी बताई है कि द फेमस डॉक्टर चंद्रा। ठीक है जी। इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। अगर आप क्वेश्चन की नेचर को समझ पा रहे हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर डेंटिस्ट है, ओनली डेंटिस्ट, ऐसा नहीं होगा। डेंटिस्ट की आइडेंटिटी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप बता सको कि द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज़ द ओनली डेंटिस्ट। अगर इकलौती चीज़ है मेरी, वो यही बोल रहा है कि फेमस डॉक्टर चंद्रा, मशहूर डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो हमारे गांव के इकलौते डेंटिस्ट हैं, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी पहचान बतानी पड़ेगी। और जब आप डेफिनेट हो कि डॉक्टर चंद्रा ही हैं तो आपको द का यूज़ करना
ज़रूरी हो जाएगा, द का यूज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यही मेरा सेंटेंस इस टाइप से यहाँ पे था कि द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू फॉरेस्ट। आपको पता था कि किस मोन्यूमेंट पे आपको जाना है, आप डेफिनेट थे, इसीलिए आपने वहाँ पर द का यूज़ किया। ठीक है, सेम रूल के ऊपर आप देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो आपको आइडिया हो जाता है और दूसरी बात ये होती है कि कई बार सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। जैसे ये यहाँ पर रिपीट हुआ, अगेन ये यहाँ पर भी रिपीट हो गया, तो आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया अच्छे से मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। सेंटेंस के अंदर बोलता है आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। वो बोल रहा है आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। ये उसने दिया है आपको कि आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अपने व्यापक रूप में यूज़ हो, अब कोई भी व्यक्ति रात को 8 बजे हर रात को कहाँ जाएगा? अपने बिस्तर पे जाएगा। अगर बिस्तर पे जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेड, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि किस बेड पर जाएगा। सो इस द का यूज़ मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर सेंटेंस मेरा सिंपल बनेगा आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट। तो हमने देखा कि द के यूज़ के ऊपर बहुत से पूछे जाते हैं। द को आपको कहीं ओमिट करना होता है और कहीं पर एडमिट करना होता है। तो कहाँ पर द को रखना है, कहाँ पर द को हटाना है, ये नियम आप भली भांति से तैयार कीजिएगा अपने, क्योंकि इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से आप सेकंड्स में आंसर निकाल दोगे अगर आप इन पर अपनी कमांड अच्छी कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बैंक के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। द रिसेंट स्टडी हैज indicated that the recent study has indicated that there is perceptible change in the attitude of the people। अब देखिए उसने क्या किया है, द रिसेंट स्टडी, ये उसने एक में रख दिया, हैज़ इंडिकेटेड दैट देयर इज़ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ये यहाँ पर ई आएगा और ये। अब देखिए अगर आप सेंटेंस को गौर से देखोगे तो अच्छा सेंटेंस है। इसके अंदर उसने क्या कहा है, द रिसेंट स्टडी हैज़ इंडिकेटेड दैट, हाल ही की एक स्टडी हुई है उसने इंडिकेट किया है दैट क्या, देयर इज़ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों के एटीट्यूड के अंदर एक चेंज आया है। कैसा? परसेप्टिबल चेंज आया है। अब ठीक है, चेंज आया है, चेंज का जो एडजेक्टिव यहाँ पर उसने यूज़ कर लिया, चेंज आया है, किस तरह का चेंज आया है? परसेप्टिबल चेंज आया है। अब परसेप्टिबल को उसने डिफाइन नहीं किया, तो परसेप्टिबल को मुझे डिफाइन करने के लिए इसके आगे ए या एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? ए। तो मेरा सेंटेंस जो बनेगा, द रिसेंट स्टडी हैज़ इंडिकेटेड दैट देयर इज़ ए परसेप्टिबल चेंज। ठीक है, एक प्रकार का चेंज आया है। ठीक है, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है कि किस तरह का चेंज आया है मेरा इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। बाकी सेंटेंस मेरा इधर भी पार्ट सही था, ये पार्ट भी मेरा सही था, क्योंकि स्टडी आया था, रिसेंट आया था, द आया था। ठीक है, हैज़ इंडिकेटेड दैट देयर, यहाँ पर ओके था सब कुछ।
इज़ परसेप्टिबल चेंज, यहाँ पर मैं डाउटफुल था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने अगला देख लिया। द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही था। ठीक है, मुझे पता था लोगों के बारे में बात हो रही है तो मैं डेफिनेट था। एटीट्यूड मुझे पता था तो मैंने इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग किया। और यहाँ पर आपका एरर था तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, ए का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी था। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इतने सारी प्रॉब्लम्स जो है, मैंने आपको जितने रूल्स रेगुलेशन कराए हैं, ट्रांसलेशन करना बताया है, आपको रूल्स को एप्लीकेबल करना बताया है, ये सब प्रॉब्लम्स कराने का मेरा जो महत्व है वो यही है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी एक डेवलप हो सके, आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 के नियर बाय प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई हैं। आप इनको एक बार खुद देखिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपने रूटीन में लेकर के आइए, प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की। तब आप इन जो आपने रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई कीजिए, तब आप देखिए कि आपका लेवल ग्रामर के अंदर कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। करने से होगा, एकदम से तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही चेंज आएगा। जब आप 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद जब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे तब आप देखिए कि आप कितना स्कोर गेन कर पा रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप डेली 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 10 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। आज आप 10 क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हो तो एक ही ठीक हो रहा है आपका, 9 गलत हो रहे हैं अभी भी। लेकिन 3 मंथ्स के बाद जब आप अपनी परफॉर्मेंस देखोगे और आप कंटिन्यूअली इन फार्मूलाज पर वर्क करोगे, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से ग्रिप बनाओगे इनके ऊपर, तब आप देखोगे कि आपका एक गलत हो रहा है, 9 सही जा रहे हैं। तो आप उस लेवल पर भी पहुंचोगे और एक दिन वो लेवल भी आएगा दोस्तों कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। वो आपके लिए मैं नहीं कर सकता, मैं आपको बस कंसेप्ट दे सकता हूँ, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, मैं चीज़ों को आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, बस आपके नाम की पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो जो कुछ मैंने दिया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, आप इन सब को अच्छे से अप्लाई करना सीखिए। प्रॉब्लम्स मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कराने का मतलब यही है ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हाँ ऐसे होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कंपटीशन, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक कंपटीशन में देखा नहीं है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर। तो मैंने एरर स्पॉटिंग के 3 तरह से एरर स्पॉटिंग पूछी जाती है और तीनों तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं। डायरेक्ट एरर स्पॉट जैसे मेरे ये हैं, क्लोज टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हमने इससे कुछ गेन किया है। और दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू अ गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।